प्रिय छात्रों, हम पढ़ने वाले हैं आयनिक सॉलिड्स। और आयनिक सॉलिड्स के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं, जिनमें हमने क्रिस्टल की संरचना के बारे में समझा, उनके 2D और 3D में किस तरह की उनकी स्ट्रक्चर्स होती है उनको हमने समझा। उसके बाद में हमने उनके अंदर FCC, HCP, BCC आदि संरचनाओं के बारे में हमने ज्ञान प्राप्त किया। इसके पश्चात हमने आयनिक क्रिस्टल के बारे में हमने पढ़ा था, जिनमें AB यानी कि NaCl, उसी तरह से Ab2, CaCl2, A2, B2 और अन्य प्रकार के आयनिक क्रिस्टल्स के बारे में हमने जानकारी प्राप्त की थी। इसके बाद हमने झालक ऊर्जा के बाद में हमने बॉन एबर साइकिल्स के बारे में हमने पढ़ा था। अब हम पढ़ने वाले हैं विलायकन ऊर्जा एवं आयनिक यौगिकों की विलायता के बारे में, सॉल्यूशन एनर्जी एंड सॉल्युबिलिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। समान को बोलता है। यही कारण है कि आयनिक यौगिक ध्रुवीय विलायकों में घुलनशील होते हैं, जबकि सहसंयोजक यौगिक अध्रुवीय विलायकों में घुलनशील होते हैं। ये हम सब जानते हैं। आयनिक यौगिकों में विपरीत आवेशित आयन प्रबल विद्युत आकर्षण बलों द्वारा मजबूती से बंधे रहते हैं, अतः इन यौगिकों को किसी विलायक में आयनिक यौगिकों में विपरीत आवेशित आयन प्रबल विद्युत आकर्षण बलों द्वारा मजबूती से बंधे रहते हैं, अतः इन यौगिकों को किसी विलायक में विलय करने के लिए झालक ऊर्जा को तोड़ना होगा, जिसके लिए ऊर्जा की आवश्यकता होगी। ऊर्जा की यह मात्रा ही विलायकन ऊर्जा के रूप में प्राप्त होती है। झालक ऊर्जा के बारे में हम पढ़ चुके हैं। 1 ग्राम मोल क्रिस्टल बनने पर निकलने वाली ऊर्जा को हम झालक ऊर्जा कहते हैं। तो इस झालक को अगर हमें विलय करना है या इस क्रिस्टल को हमें विलय करना है, तो हमें पहले झालक ऊर्जा को देना होगा, उसके जिससे कि वह झालक यानी क्रिस्टल टूट जाता है। उसके बाद हमें विलय करने के लिए ऊर्जा की यह मात्रा ही विलायकन ऊर्जा के रूप में प्राप्त। इस प्रकार 1 ग्राम मोल गैसीय आयनों को किसी विलायक में विलय करने पर निष्कासित ऊर्जा को ही विलायकन ऊर्जा कहते हैं। विलायक यदि जल हो तो उत्सर्जित ऊर्जा को हम जलयोजन ऊर्जा कहते हैं। अब विलायकन ऊर्जा में अगर विलायक हमारा जल है तो हम उसे जलयोजन ऊर्जा कहेंगे। अगर जल के अलावा अगर कोई विलायक है तो हम उसे विलायकन ऊर्जा कहेंगे। आयनिक यौगिक धनायनों एवं ऋणायनों की उपस्थिति के कारण केवल ध्रुवीय विलायकों में ही घुलनशील होते हैं। विलायकन की क्रिया को हम जल को विलायक के रूप में लेकर आसानी से समझ सकते हैं। जल में H परमाणुओं पर आंशिक धनावेश तथा O परमाणु पर आंशिक ऋणावेश पाया जाता है, जैसा कि हम देख रहे हैं, इस चित्र में देख रहे हैं। O के ऊपर नेगेटिव आयन और H के ऊपर डेल्टा पॉजिटिव आयन, जल का ध्रुवीय आयन। इस प्रकार जल एक ध्रुवीय विलायक है, अतः नमक NaCl को जब पानी में घोला जाता है तो वह उसमें घुल जाता है। इस प्रक्रिया में सोडियम प्लस तथा ऑक्सीजन नेगेटिव परस्पर आकर्षित होते हैं। ऋणावेशित क्लोराइड आंशिक रूप से धनावेशित H प्लस की तरफ आकर्षित होता है। अनंतः सोडियम तथा क्लोराइड आयनों के मध्य का आकर्षण बल टूट जाता है और प्रत्येक आयन चारों ओर से जल के अणुओं द्वारा घिर जाता है। इस प्रक्रिया को विलायकन अथवा जलयोजन कहते हैं। आयन के चारों ओर प्रबल हाइड्रोजन बंध के कारण जल के अणु कई सतहों में व्यवस्थित हो जाते हैं, जैसा कि आप इस चित्र में देख रहे हैं। सोडियम के चारों ओर 2 परतों में ये सोडियम के बाहर एक परत और उसके बाद दूसरी परत H2O की, इस तरह से 2 परतों में प्राथमिक और द्वितीय
जलयोजन। इसी तरह से क्लोराइड के चारों तरफ भी 2 लेयर में H2O यानी जल के अणु जुड़ जाते हैं। प्रथम जलयोजन व्रत और द्वितीय जलयोजन व्रत, ये आप देख सकते हैं। अतः किसी आयनिक यौगिक की झालक ऊर्जा का मान जितना अधिक होगा वह उतना ही अधिक जल में विलय होगा। झालक ऊर्जा का मान कम बताता है कि धनायन तथा ऋणायन के मध्य आकर्षण बल दुर्बल है। यदि विलायकन ऊर्जा अधिक है और झालक ऊर्जा कम तो पदार्थ विलायक में विलय, लेकिन विलायकन ऊर्जा अगर कम है और झालक ऊर्जा यदि अधिक है तो पदार्थ विलायक में अविलय यानी कि इनसॉल्युबल होगा। जैसा कि हम देखते हैं कई पदार्थ जल में अविलय होते हैं, जैसे बेरियम क्लोराइड वगैरह इस तरह के जो कंपाउंड है यह जल में अविलय होते हैं। उसी प्रकार नमक जो है उनकी विलायकन ऊर्जा अधिक होती है और झालक ऊर्जा कम होती है, इसलिए जल में विलय हो जाते हैं। जबकि बेरियम क्लोराइड BaCl2 जैसे यौगिक की विलायकन ऊर्जा कम होती है और झालक ऊर्जा अधिक होती है, इसलिए ये जल में अविलय होते हैं। अतः यदि यौगिक विलय है तो उसके घुलने पर ऊष्मा मुक्त होगी, जिससे एक ऊष्माशोपी प्रक्रम होता है। लेकिन ऐसे बहुत से यौगिक हों जो घुलने पर ऊष्मा का अवशोषण करते हैं, जिससे उनका विलयन ठंडा महसूस होता है, लेकिन फिर भी यह जल में विलय होते हैं, जैसे NH4Cl, KCl आदि। इसका कारण एंट्रोपी परिवर्तन यानी डेल्टा S है। किसी तंत्र की मुक्त ऊर्जा यानी कि एनर्जी चेंज डेल्टा G का मान परिवर्तित तथा एंथैल्पी परिवर्तन डेल्टा S के साथ ऊष्मा गति की संबंध होता है। डेल्टा G इक्वल टू डेल्टा H माइनस T डेल्टा S। यहाँ ताप तथा डेल्टा H विलयन ऊष्मा, अतः डेल्टा G इक्वल टू L माइनस T डेल्टा S विलयन की ऊष्मा L, विलायकन ऊष्मा H तथा झालक ऊर्जा का अंतर है, क्योंकि L इक्वल टू U माइनस H। किसी यौगिक की विलयता के मुक्त ऊर्जा परिवर्तन डेल्टा G का मान ऋणात्मक होना चाहिए। ये 2 प्रकार से संभव है। जब विलायकन ऊष्मा H का मान झालक ऊर्जा U से अधिक हो, विलायकन ऊष्मा H का मान झालक ऊर्जा से अधिक हो, तब विलायकन एक ऊष्माक्षेपी एक्सोथर्मिक प्रक्रम होगा तथा L का मान ऋणात्मक होगा, जिससे डेल्टा G भी ऋणात्मक और पदार्थ विलय होगा। उदाहरणार्थ NaOH का घुलना। जब डेल्टा H का मान झालक ऊर्जा से कम हो तब विलायक एक ऊष्माशोषी प्रक्रम होगा तथा L का मान धनात्मक होगा, जैसे NH4Cl में घुलना। अतः पदार्थ के विलय होने के लिए डेल्टा G का मान तभी ऋणात्मक होगा जब T डेल्टा S अधिक होगा L से। यह तब भी संभव है जब डेल्टा S का मान धनात्मक हो, अर्थात पदार्थ के घुलने पर एंट्रोपी परिवर्तन बढ़ता हो। एंट्रोपी परिवर्तन अव्यवस्था का माप है। किसी पदार्थ के घुलने पर जितनी अधिक अव्यवस्था होगी, एंट्रोपी परिवर्तन भी उतना ही अधिक होगा तथा डेल्टा S का मान ऋणात्मक होगा। अगले वीडियो में हम आयनिक यौगिकों की विलयता को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में पढ़ेंगे। फैक्टर अफेक्टिंग सोल्युबिलिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड। धन्यवाद।